निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। आप चाहें कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लाखों लोगों से, लाखों अभ्यर्थियों से पीछे रह जाएंगे जो आपसे अधिक प्रयास कर रहे हैं, जो आपसे अधिक अभ्यास कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे और आपके पूरे टॉपिक्स का एक रिवीजन होगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न आपके रिपीटेड हो सकते हैं, लेकिन हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो आपको आसान लगेगा और जो नहीं आ रहा है सिर्फ वही कठिन लगेगा। इसलिए हर एक प्रश्न को बराबर वैल्यू दीजिए। जैसे ही आपको आ जाएगा चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन फिर उन्हें हल्के में नहीं लेना है। अपने अभ्यास को, अपने प्रयास को लगातार मजबूत करते रहना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज का आपका 26 प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। शब्दों का स्वर व व्यंजन दोनों वर्णों का, या स्वर वर्णों का, या व्यंजन वर्णों का। बताइएगा, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया यानी कि कुछ सीखने की प्रक्रिया, अपने माता पिता से जो कर रहे हैं उनको अनुकरण करता है ना। तो क्या सीखता है सबसे पहले, किसका अनुकरण करता है सबसे पहले, यह आपको बताना है। शब्दों को, स्वर व व्यंजन दोनों वर्णों को, स्वर वर्णों को, या व्यंजन वर्णों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, शब्दों का। क्लियर? आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी और अच्छे से पढ़ते रहना होगा। बहुत ही आसान है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? बताना है आपको, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? स्टेनले हॉल ने, पेस्टोलॉजी ने, क्रो एंड क्रो ने, या डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने? बताइएगा, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? और वो है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। क्लियर है आपको? कौन है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। अगला प्रश्न है आपका, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? बताइएगा, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? 1 वर्ष में, 6 महीने पर, 3 महीने पर, या जन्म से ही? बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 महीने पर। क्लियर? आपको 6 महीने पर। अगला प्रश्न है आपका, संचय काल का समय होता है 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, या 9 से 12 वर्ष? कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो स्कूल जाते हैं तो वहां से दूसरे बच्चे की किताब ले आएंगे, पेन ले आएंगे, पेंसिल ले आएंगे, टिफिन उठा लाएंगे। वो उनमें चोरी की भावना उस समय नहीं होती है, संचय करने की भावना होती है। पड़ोसी के घर में जाएंगे तो वहां से कुछ उठा लाएंगे। वो इकट्ठा करना चाहते हैं, वो चोरी करना नहीं चाहते। वो चोरी नामक चीज से उस समय परिचित ही नहीं होते हैं। संचय काल का समय में कब? 6 से 9 वर्ष की आयु में। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, 6 से 9 वर्ष की आयु। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? बताइएगा, माता पिता से वंशजों में यानी कि आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है, जीन कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो 30 का जो सही उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा? वो ए ऑप्शन, अनुवांशिकता। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? खाद्य पदार्थों का अनुवीक्षण, या खाद्य पदार्थों का परीक्षण, या खाद्य पदार्थों का अपिमिश्रण, या खाद्य पदार्थों का संरक्षण?
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। क्लियर आपको? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही आसान सीधा सीधा उत्तर था। अगला प्रश्न है आपका, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? प्रोपोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सोडियम बेंजोएट या सार्विक अम्ल? बताइएगा खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? प्रोपोनिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है या सोडियम बेंजोएट है या सार्विक अम्ल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट। क्लियर आपको? कौन सा? सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? नमी एवं आर्द्रता, ऑक्सीजन, तापमान, उपयुक्त सभी? बताइएगा खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? यह आपके सिलेबस में जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण टॉपिक दिया गया है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो नमी एवं आर्द्रता तो आवश्यक होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? 33 का उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आपने रिवीजन किया है, अगर आपने पढ़ाई की है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यही प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएंगे। क्लियर आपको? एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? खाद्य पदार्थों पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, मकान बनाने की सामग्री पर या वस्त्रों पर? बताइएगा एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो 34 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों पर। क्लियर आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी मेहनत आपके लिए है और तो आपको भी अपने लिए कुछ मेहनत करनी होगी, कुछ सहयोग करना होगा। निरंतर आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही है, यकीनन आपकी कमेंट्स देखकर पता चलता है। लेकिन ये निरंतरता आपकी टूटनी नहीं चाहिए। बहुत से कम व्यूज आने लगे हैं अब मुख्य सेविका के वीडियोज पर, लेकिन आपको अभी अपना हौसला नहीं तोड़ना है। बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम होगा, बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी अपने आज को अच्छा करना होगा। खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? भिगोना, कुल्ले फूटना, उपयुक्त दोनों सही या उपयुक्त दोनों गलत? देखिए कल आपको एसआई के नौकरी दे दी गई है, ठीक है, एसआई के बांट दिए गए हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। आपके भी ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे, आपकी भी परीक्षा आयोजित होगी, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी, तभी आपको मुख्यमंत्री के हाथों से ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। क्लियर आपको? खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? बहुत ही आसान उत्तर है, ए 75 से 85%, बी 65 से 75%, सी 55 से 65% या डी 45 से 55%। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 65 से 75%। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है? आ जनन क्षमता, जनन क्षमता या अस्वस्थता या प्रजननता? बताइएगा स्त्रियों को की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, प्रजननता। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? दौड़ने के दौरान, स्तनपान के दौरान, आराम की स्थिति के दौरान या गर्भावस्था में? बताइएगा किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। 38 का, तो इसका सही उत्तर है आपका बी, स्तनपान के दौरान। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख पोषक पदार्थ है? फल है, दूध है, अनाज है,
उपयुक्त सभी है। बताइएगा प्रमुख पोषक पदार्थ क्या है। फलों से हमें खनिज तत्व विटामिन ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। दूध से हमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है और भी विटामिन मिलते हैं। अनाज से हमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बहुत से अनाज में कैल्शियम भी काफी मात्रा में होता है। तो प्रमुख पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है 39 का। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? क्लियरिटी बना के रखिए अपने दिमाग में। कमजोर व्यक्ति परेशान होता है, जो दिमाग से मजबूत होता है, जिसके दिमाग के विचारों में ताकत है, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। चाहे जितनी बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ये परेशान होना, दुखी होना, द्रवित होना, भ्रमित होना, ये कमजोर दिमाग के लक्षण है। एक मजबूत दिमाग कभी भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता उसको। वो निरंतर आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। कोई समस्या आ जाए तो उसके समाधान के बारे में सोचता है। तो ऐसा ही आपको बनना है। आपको भी अपने दिमाग को मजबूत बना के रखना है। दिमाग मजबूत कैसे बनता है? आप अच्छी किताबें पढ़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जितना ज्यादा लंबा दौड़ सकें दौड़िए। पहले दिन नहीं, थोड़ा थोड़ा डेली बढ़ाइए। लंबा दौड़ने से आपके जो दिमाग की एकाग्रता है वो काफी बढ़ जाती है। आपके दिमाग के सोचने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो कम से कम 2, 3, 4 किलोमीटर तो दौड़ना ही चाहिए हर किसी को, अगर दिमाग को मजबूती देनी है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, बेरीबेरी है, रिकेट्स है, या एनीमिया है, या क्वाशियोरकर है, बताना है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, क्वाशियोरकर। अब बचे हुए 3 ऑप्शन आपको कमेंट करके बताने हैं कि बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, और एनीमिया किसकी कमी से होता है। इन तीनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका प्रश्न यही है। गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जरूर लिखिएगा। चाहे आप किताब देखकर लिखें अगर आपको नहीं आ रहा है, चाहे आप गूगल पर सर्च करके लिखें। लिखेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी और फिर दोबारा कभी गलत नहीं होंगी। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? 8 से 12 बार, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, या केवल 3 बार? बताइएगा नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 8 से 12 बार। क्लियर आपको? कितना? 8 से 12 बार। अगला प्रश्न है आपका, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? प्रसव के दौरान महिला के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के लिए। क्लियर आपको? फोकस बनाइए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है। अगला प्रश्न है आपका, यदि मां को सर्दी, जुखाम, बुखार तो बच्चे को क्या देना चाहिए? बताइए। यदि मां को सर्दी, जुखाम, बुखार है तो बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? उसे पाउडर वाला दूध देना चाहिए, फल का जूस देना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए? बताना है आपको। यदि मां को सर्दी, जुखाम, बुखार है तो बच्चे को क्या देना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्तनपान कराना चाहिए। जो आपका स्तनपान वाला टॉपिक है उससे जुड़े हुए आज काफी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा अगर आप निरंतर जुड़े रहेंगे, निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? बताइएगा। 3, 7वां, 5वां, या पहला? बताना है आपको। आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना है, घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? तो 44 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 5वां। क्लियर आपको? क्या? 5वां। अगला है आपका 45,
स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चे के पीने योग्य नहीं होता है, या 24 घंटे तक पीने योग्य होता है, या 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है, या केवल 1 घंटे तक पीने योग्य होता है। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, यह आपको बताना है। तो 45वें का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है? परिमार्जिता का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत? बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है? 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है? लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, वजन का घटना, या क्षमता परिवर्तन? 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए में दिया गया है 1 2 3, बी में दिया गया है 2 3 4, सी में दिया गया है 1 3 4, और डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। बाल विकास के मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है। 1 2 3 4 में आपके कौन से ऑप्शन सही है, उनके आधार पर आपको नीचे चुनना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, 1 2 3। मात्रात्मक यानी कि जो चीज घटी या बढ़ी सकती है ना? तो लंबाई का बढ़ना ये आप नाप सकते हैं, वजन का बढ़ना ये भी आप नाप सकते हैं, वजन का घटना ये भी आप नाप सकते हैं, लेकिन क्षमता परिवर्तन को आप नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो साधारणता तो आप नहीं नाप सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। क्लियर आपको? क्षमता परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, यह गुणात्मक परिवर्तन में आता है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? मात्रात्मक, एक रूपक और परिमाणात्मक, मिश्रित और बहुस्तरीय, असंबद्ध और अनियमित? देखिए, प्रश्न वही है, बस भाषा बदली है, और आपको सही विकल्प चुनना है क्योंकि यही आपका लक्ष्य है। निरंतरता बनाए रखिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, छोड़कर भागिएगा नहीं। 50 प्रश्न आपके लिए हैं ये। अगर आपका फोकस बना रहेगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका फोकस गड़बड़ाएगा तो आपका ही नुकसान होगा। बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? मात्रात्मक, एक रूपक और परिमाणात्मक, मिश्रित और बहुस्तरीय, असंबद्ध और अनियमित? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। 48 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रित और बहुस्तरीय। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है? भाषा सीखना, क्षमता परिवर्तन, लंबाई बढ़ना, या गामक कौशल? इनके आधार पर नीचे ऑप्शन बनाए गए हैं। ए ऑप्शन में 1 2 3, बी ऑप्शन में 2 3 4, सी ऑप्शन में 1 2 4, और डी ऑप्शन में है आपका उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है भाषा सीखना, क्षमता परिवर्तन, लंबाई बढ़ना, या गामक कौशल? 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका, बताइए कौन सा? सी ऑप्शन, 1 2 और 4। भाषा गुणात्मक परिवर्तन है, क्षमता गुणात्मक परिवर्तन है, गामक कौशल गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन लंबाई बढ़ना यह क्या है आपका? यह आपका मात्रात्मक परिवर्तन है, इसको आप माप सकते हैं। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन इसके आधार पर सही हो जाएगा, 1 2 और 4। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? 50वां आपका प्रश्न है। गुड एनएफ ने कहा है, सोरेंस ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, या वाटसन ने कहा है? बताना है आपको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। इसका सही उत्तर है आपका 50वें का बी ऑप्शन, सोरेंस ने कहा है। किसने कहा है? सोरेंस ने।
ये सभी परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक परिभाषा को आपको याद करना है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? 10वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, 24वें सप्ताह में या 20वें सप्ताह में? गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। पहले भी यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 24वें सप्ताह में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण है अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, अनेक बार लगातार वमन बने रहना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका, ये सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है। यहां पर होगा ना तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? यह हाल ही में आपको प्रश्न कराया गया था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, श्री जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है आपका, कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए। कहां पर रखा जाए यह आपको पहचानना है। मां की छाती पर, मां से दूर, लैब में या अन्यत्र स्थान पर। कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए। तो इसका सही उत्तर है आपका 54 का ए ऑप्शन, मां की छाती पर। क्लियर आपको? कई बार आप इसको कंगारू मदर केयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता प्रस्तावित की है? 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी या 200 कैलोरी? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, चीरफाड़ से प्रसव सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है? शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा होना, मां का योनि मार्ग संकरा होना या शिशु का उल्टा या आड़ा होना? तो इसमें कौन से ऑप्शन आपके सही है यह आपको बताना है। तो इसके सही ऑप्शन है आपके डी, सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 2 3 4 ये सभी स्थितियों में चीरफाड़ से प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से सी सेक्शन जिसको भी कहते हैं प्रसव होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, टाइलिन। क्लियर है आपको? बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, केसीन, केराटिन या इनमें से कोई नहीं? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, फोकस बनाए रखना है, अपने विचारों को मजबूत करना है, उसके बाद ही आपको सफलता हासिल होगी। ये मोटिवेशन नहीं, ये वास्तविकता है। आपको अपने ख्वाबों को जिंदा रखना होगा, अपनी आशाओं को जिंदा रखना होगा। बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है यह आपको बताना है। तो 58 का तो सही उत्तर है आपका, वो है सी ऑप्शन, केराटिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो 59 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, हीमोग्लोबिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अमीनो अम्ल का गलनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस? इसका सही उत्तर है आपका 60 का बी ऑप्शन, 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, बिनोला या कॉटन सीड का तेल, कॉड लीवर तेल या मछली का तेल? बताइएगा, रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है
61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 61 का आपका डी ऑप्शन सही है, कॉड लीवर तेल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हमारे भोजन में से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें वसा से प्राप्त करना चाहिए? 10 से 15%, 20 से 30%, 50 से 60%, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें वसा से प्राप्त करना चाहिए? 62 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 20 से 30%। अगला प्रश्न है आपका, जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 0 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी या 15 किलो कैलोरी? बताइएगा, जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इससे हमें 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है। अगर हम शरबत बना देंगे तो उसमें ऊर्जा आ जाएगी, अन्यथा इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है। यह सिर्फ आपके बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्या? डिहाइड्रेशन से बचाता है जल जब हम पीते हैं, और पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए? 10 से 15%, 20 से 30%, 30 से 40% या 50 से 60%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 50 से 60%। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? अनाज एवं उनके उत्पाद, फल एवं सब्जियां, दूध, मांस या दाल? निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो 65 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, अनाज एवं उनके उत्पाद, क्योंकि अनाज में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारे शरीर को 50 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। क्लियर आपको? इसलिए हमारे भोजन में अनाज की सर्वाधिक मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बृहत पोषक तत्व नहीं है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन बृहत पोषक तत्व नहीं है? इसका आंसर बहुत ही आसान है, कई बार आप ये प्रश्न कर चुके हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, विटामिन। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, उपापचय के मापन हेतु, गैसीय विनिमय के मापन हेतु या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? 67 का तो सही उत्तर हो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल? 68 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर आपको? सी ऑप्शन सही है आपका, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, या बी, एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या सी, एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या डी, एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा? कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 24 घंटे में एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी देर में? 24 घंटे में कुल ऊर्जा व्यय से तात्पर्य होता है इसका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? क्या कार्बोहाइड्रेट से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है, या अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है, या वसा से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है, या प्रोटीन से 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन,
अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का आपको पता ही होगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है धर्म द्वारा, कानून द्वारा, समाज द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के द्वारा। धर्म के द्वारा भी किया जाता है, कानून के द्वारा भी किया जाता है और समाज के द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? विश्वास, सामाजिक आदर्श, संस्कार या उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? 73 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, विश्वास अगर आप करते हैं, धर्म पर करते होंगे तो वो भी आपको नियंत्रित करेगा, सामाजिक आदर्श भी आपको नियंत्रित करेंगे और संस्कार भी आपको नियंत्रित करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? थॉमस लैकमैन की है, लैंडिस की है, कार्ल मैनहिम की है या पीटर बर्गर की है? कई बार यह परिभाषा आपको करवा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर दे रहा होगा। तो 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, लैंडिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन है रेडियो, इंटरनेट, प्रेस, उपयुक्त सभी। बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन है। 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 75 का आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? उपयुक्त सभी। तो फिर यह रहा आपका मुख्य सेविका के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूं आपने एक एक प्रश्न पूरी ईमानदारी के साथ किया होगा, पूरी क्लास को ऊर्जावान होकर, पूरी सजगता से, पूरे फोकस के साथ देखा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने पूरी क्लास को अटेंड किया है और आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट करके बताइएगा। क्लास के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स देखकर काफी अच्छा महसूस होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रयासों का, आपके अभ्यास का फल अवश्य ही आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।